का जो टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस वर्म में बारेतून इसको कहते हैं और डिफिनेशन है पेरिटोनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। और इसका जो लेयर है, एक मिनट उनको एडमिट हो रहा है। पेरिटोनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, the serous membranes that lands part of the abdominal cavity. Peritonitis may be localized or generalized and may result from the infection and from the non-infection process. दोनों हिसाब से था, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन। अब 4 नंबर जुड़ रहा है, टाइप्स ऑफ द पेरिटोनाइटिस और क्लासिफिकेशन। नंबर 1 में इन्फेक्टेड पेरिटोनाइटिस, इसमें लोकलाइज और जनरलाइज यानी कुल एक जगह किसी एक साइट में एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियल कैविटी में कोई एक साइट में लोकलाइज होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लोकलाइज अक्सर लोकलाइज होता है। और जनरलाइज इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस, जनरलाइज में दैट इज कॉल्ड जैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का जो ऑब्स्ट्रक्शन ये होगा, रैप्चर ऑफ द एपेंडिसाइटिस जो होगा वह जनरलाइज पूरे पेरिटोनियल लेयर को इन्वॉल्व कर देगा। दूसरा है और नॉन इन्फेक्टेड पेरिटोनाइटिस। दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस इज ए कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लड एंड लिम्फ नोड्स टू द पेरिटोनियम। दैट का जैसे कि मेसेंटरी लिम्फ में इन्फेक्शन होने के नोडल्स के बढ़ने के वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कॉक्स एब्डोमेन में जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा, कॉक्स एब्डोमेन उसके कारण फैला पेरिटोनाइटिस हुआ, तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी में secondary peritonitis is the more common type of the peritonitis, happens when the infection comes into the peritoneum from the gastrointestinal or biliary tract। यानी जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे एसाइटिस डेवलप हुआ जे, उसके बाद कोई भी इंटेस्टाइन में जो इंजरी हुआ उसके कारण हुआ, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन दूसरे से आया, दूसरे तरफ से। रिस्क फैक्टर में है लीवर डिजीज, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस लीवर। सिरोसिस लीवर ये सेकेंडरी में आ गया, सिरोसिस लीवर उसके वजह से पेरिटोनाइटिस कॉमन कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर में फ्लूइड इन द एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड एसाइटिस, वीकेंड इम्यून सिस्टम, पेल्विस इंफ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, पीआईडी से कॉज कॉमन कर सकता है, पेल्विक डिजीज से पेरिटोनाइटिस कॉमन कॉज कर सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस इंक्लूडिंग appendicitis, inflammation of appendix, stomach ulcer, twisted intestine यानी मुड़ा हुआ इंटेस्टाइन, पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, बोवेल डिजीज आईबीडी या आईबीएस, इंजुरी कॉज्ड बाय एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन हुआ उसके बाद इंजुरी, सेकेंडरी इंजुरी कॉज हुआ उसकी वजह से। पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, अक्सर पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, उसमें जो ट्रॉमा हो के सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसके या उसी की वजह से ट्रॉमा जो होता है उसमें। ये रिस्क फैक्टर है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पाइथोजेनिक बैक्टीरिया में देखो, पाइथोजेनिक बैक्टीरिया में फर्स्ट पहला पाइथोजेनिक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा हीमोलैटिकस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पाइथोजेनिक। दूसरा स्टेफिलोकोकस ऑरियस अल्बस साइट्रस, ये मेन पाइथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि एरोबिक और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई बोले, यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों में प्रेजेंस रह सकता है। दूसरा तीसरा में है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये भी ग्राम, इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये रिकरेंट कॉमन करता है, बाद में पस फॉर्मेशन करता है। ये नहीं तो पहला फर्स्ट पाइथोजेनिक बैक्टीरिया ई कोलाई नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोला है, ये लेटेंट स्टेट में सेकेंडरी इन्फेक्शन में तब पस जाकर बनाता है, पहले स्टेज में पस नहीं बनेगा, पहले इन्फेक्ट करेगा, एरोजन करेगा, एरोजन के बाद पस बनेगा। पॉजिटिव कॉजेज में इन्फेक्टेड पेरिटोनाइटिस में, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस में है परफोरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। दिस इंक्लूड परफोरेशन ऑफ द डिस्टल इसोफेगस, डिस्टल इसोफेगस का वहाँ परफोरेशन होगा, उससे सेकेंडरी कॉज से
हो सकता है कि पेरिटोनाइटिस। परफोरेशन ऑफ द नुसरत perforation of the stomach as peptic ulcer. Peptic ulcer में there are two type of the peptic. One type is the gastric ulcer and another type is the duodenal ulcer, that is called peptic ulcer, and दूसरा gastric carcinoma और duodenal carcinoma. कॉमन गैस्ट्रिक कॉमन होता है इसलिए इसमें दिया है। परफोरेशन ऑफ द duodenum peptic ulcer दिया है इसमें। perforation of the remaining intestine, that is called appendicitis, inflammation of bowel disease, intestine infarction, intestinal strangulation, colorectal carcinoma, ये भी कॉज है, ये क्या सेकेंडरी कॉज रिस्पेक्टर का। और परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस का इन्फेक्शन के बाद जो फर्स्ट इन्फेक्शन सेकंड इन्फेक्शन होगा उसके कारण हो सकता है। अदर पॉसिबल रीजन फॉर द परफोरेशन इंक्लूडिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा, इंजेक्शन ऑफ द शार्प फॉरेन बॉडी, कोई शार्प फॉरेन बॉडी पेनिट्रेट कर गया, परफोरेशन बाय द एंड इंडोस्कोपिक और कैथेटर। Disruption of the peritoneum, even in the absence of perforation of a halo viscous, may also cause the infection by letting microorganisms into the peritoneal cavity. Example में include trauma, surgical wound, continuous ambulatory peritoneum dialysis, यानी बार बार recurrent peritoneal dialysis होता रहा तो उस जगह यानी एम्बुलेटरी हमेशा होता रहा तो उसमें भी कॉमन बढ़ता है सेकंड इन्फेक्शन। एंड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जिसको कैंसर है तो उसको कीमोथेरेपी बार बार चल रहा होता है, उसके कारण रिकरेंट होगा। डायरेक्ट एंट्री थ्रू एन ऑपरेशन और ट्रॉमेटिक वुंड, इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस प्रीडिस्पोजेज of the peritoneal infection through blood split in the cases of the septicemia and pamia, it is rare. Pamia means pus formation होता है और septia में septic substance जाता है। Systemic of localized infection such as tuberculosis may rare have a peritoneal localization. Non-infective peritonitis में होता है leakage of the sterile body fluid into the peritoneum such as blood, gastric juice, that is called peptic ulcer, gastric carcinoma, bile, that is called liver, urine pelvic trauma, pancreatic juice, pancreatitis. Non-infective peritonitis यानी 24 से 48 घंटा ही में जिसके अंदर जब रिसा होगा तब होगा, उसके बाद फिर इन्फेक्टेड में बदल जाता है। कोई के बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है 24 से 48 टू 72 आवर तक हो सकता है, ग्रोथिंग पावर है, लेकिन फर्स्ट 24 आवर 48 से 72 घंटा ही होता है। नोट्स, well these body fluid are the sterile at the first, at the frequently become infected once they leak out of their organ, leading to the 24 to 48 आवर, ये भी बताया है वही। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें हो जाता है इन्फेक्टेड में। स्टेराइल एब्डोमिनल सर्जरी अंडर नॉर्मल circumstance cause localized or minimum generalized peritonitis through a foreign body reaction and fibrotic adhesion. पैथोफिजियोलॉजी है, in normal condition the peritoneum appears grayish and glistering. It becomes dull 2 to 4 hours after the onset of the peritonitis, initially with serous or slightly turbid fluid. Peritonitis is caused by leakage of contents from the abdominal organ into the abdominal cavity, usually as a result inflammation, infection, ischemia, trauma or tumor perforation. बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल प्रोलिफेरेशन ऑकर्स, इडीम, उसके बाद अगला प्रोलिफेरेशन के बाद अगला इडीमा ऑफ द टिश्यू रिजल्ट इन एक्जुडेशन ऑफ द फ्लूइड डेवलप इन द शॉर्ट टाइम. Fluid in the peritoneal cavity becomes turbid with
increasing amount of the protein, white blood cells, cellular debris, and blood. The immediate response of the intestine tract is the hypermotility followed by paralytic ileus with an accumulation of the air and fluid in the bowel. Later on, the exudate becomes creamy and suppurative. It may be spread to the whole peritoneum. नर्सिंग प्रोसेस में यानी हॉस्पिटल नर्सिंग प्रोसेस डेटिकल हॉस्पिटल एडमिट इन पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उसके लिए एन assessment through sign and symptom, diagnostic parameter, sign and symptom of the peritonitis. Symptoms depends on the local and extent of the inflammation. Abdominal pain and tenderness. एब्डोमिनल पेन होगा, लोकल टेंडरनेस लोकलाइज होगा, जनरलाइज में टेंडरनेस जहां पर इन्फेक्शन रहेगा उस जगह टेंडरनेस होगा. एट द फर्स्ट a diffuse type of the pain is felt, the pain tends to the becomes constant, localized, and the more intense nearby the site of the inflammation. जिस साइट में इन्फ्लामेशन होगा वहां लोकलाइज पेन होगा तो वहां टेंडरनेस होगा और डल साउंड होगा. डिफ्यूज एब्डोमिनल रिजिडिटी, डिफ्यूज एब्डोमिनल रिजिडिटी वहाँ का एब्डोमिनल रिजिडिटी डिफ्यूज जाएगा, कम होगा, स्लो हो जाएगा. स्वेलिंग एंड द टेंडरनेस इन द एब्डोमेन विथ पेन रेंजिंग फ्रॉम डल एक टू द सीवियर शार्प पेन इज द ऑफन प्रेजेंट, especially in the generalized peritonitis. Fever and chill या fever chill with rigor, loss of appetite, thirst, nausea and vomiting. Reduced urine output, not being able to pass gas or stool. ऑब्स्ट्रक्शन इट में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है पेरिटोनिटिस की वजह से, क्योंकि इंटेस्टाइन मोटिलिटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है उसमें, इसलिए. साइनस टैकिकार्डिया, डेवलपमेंट ऑफ द पैरालिटिक इलियस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के एक तरह का पैरालिटिक होता है, पैरालिसिस हो जाता है. विच आल्सो कॉज नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन. Auscultation reveals absence of the bowel sound due to paralytic ileus. Obstruction पर absent bowel sound क्या हो जाता है, absent हो जाता है. नॉर्मल bowel sound 3 से 6 पर मिनट होता है इसका. In neglected case of patient will be present by the sunken eyes. उसका वो डिहाइड्रेशन होने की वजह से आंख उसका धस जाएगा डिहाइड्रेट होने की वजह से. डायग्नोस्टिक पैरामीटर, a diagnosis of the peritoneum is the based on the clinical manifestation. Blood picture for the leukocytosis, यानी WBC में टोटल काउंट 11,000 से बढ़ जाएगा. उसके बाद डिफरेंशियल WBC काउंट में यानी न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाएगा, समझे, डेटी का पोलीमॉर्फोन्यूक्लियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद हाइपोकैलेमिया होगा, पोटासियम कमी हो जाएगी. हाइपरनाट्रीमिया होगा, सोडियम का ज्यादा हो जाएगा. एंड एसी, क्यों कि यूरिन का आउटपुट कम होने की वजह से. एंड एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. may be present but they are not a specific finding. Abdominal X-ray may reveal dilated edematous intestine. CT scan, CT scanning, and computer axial computotomy may be useful in the differentiation caused by the causes of the abdominal pain in patient with ascites. A diagnosis of the peritonitis is made via
पैरासिंथेसिस, जब हम लोग जो पेरिटोनियम से फ्लूइड जो निकालते हैं, एसाइटिस फ्लूइड जब हो जाता है, उसको क्या टर्म है, टर्म उसको कहते हैं पैरासिंथेसिस। बताएंगे कैसे निकालना है, क्या करना है, अभी बताते हैं। ये पैरासिंथेसिस कैसे कैसे करते हैं। राइट साइड राइट इलियक फोसा रीजन, यानी राइट इलियक क्रेस्ट टू द अम्बिलिकल, टू द मीडियल, वन थर्ड लेटरल, दैट इज कॉल्ड मैक बर्निंग पॉइंट। जे तो वह मेन पॉइंट मैक बर्निंग जो अपेंडिक्स का जो साइट है, उसी साइट से वहीं पर हम लोग पैरासिंथेसिस करते हैं जब एसाइटिस एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। कल्चर ऑफ द पेरिटोनियम फ्लूइड कैन बी डिटरमाइन द मैक्रो ऑर्गेनिज्म responsible and determine their sensibility to antimicrobial agent. Nursing diagnosis: abdominal pain, deficit fluid volume, alteration in the tissue perfusion, ये इसको मेंटेन हमको करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग करना है। नर्सिंग का हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, उसकी क्या मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ब्लड प्रेशर से लेकर सब चीज का, पल्स, ब्लड, SpO2, BP सब देखना देता है, रेस्पिरेटरी रेट ये देखा जाता है। मॉनिटर एंड द डॉक्यूमेंट severity, consistency and the location and the other character of the pain. The patient is placed on the side with the knees flexes. The position decrease tension on the abdominal organ and maximize comfort. Accurate recording of all intake and output, यानी इनपुट और इनटेक को हम लोग रीडिंग करना है। इनपुट कितना अंदर डालना है, उससे डैश ट्यूब से या आईवी फ्लूइड से देते हैं, और आउटपुट कितना यूरिन हुआ, इसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है। ये फ्लूइड का रिप्लेसमेंट पता चलता है कितना चढ़ा, उससे डिहाइड्रेशन नहीं पता चलेगा, और किडनी का फंक्शन का भी पता चल जाएगा। इसलिए इनटेक एंड आउटपुट का एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर उसका भी देखने के लिए जरूरी है। असिस्ट इन द कैलकुलेटिंग fluid replacement, monitor the quantity and the quality of the output from the nasogastric tube, यानी डैश ट्यूब या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब तो थोड़ा सा इजेबल नहीं होता है, इरिटेशन होता रहता है, इसलिए हम लोग देख कर लगाते हैं कि पेशेंट लगाए या नहीं, लेकिन बिना उस नील बाय माउथ रखे, बिना उसके लगाए हुए एडमिट हुई नहीं, पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते हैं, हाइड्रेट नहीं कर सकते हैं। मेंटेन इंट्रावेनस थेरेपी, मॉनिटर द पेशेंट फॉर द साइंस एंड सिम्टम ऑफ द शॉक। ऐसा नहीं देखता है कि हाइपोवोलेमिक फ्लूइड का लॉस होने की वजह से, बीपी पल्स की कम होने की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, क्योंकि पेरिटोनियम की वजह से पेशेंट खाना नहीं पाएगा। इसको बहुत अच्छा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, नर्सिंग मॉनिटरिंग इसकी बहुत जरूरी है। मॉनिटर द पेशेंट बोवेल साउंड बाय द असेसनिंग फॉर द फ्लैटस और ब्लड मूवमेंट, फ्लैटस और बोवेल मूवमेंट को देखना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, ऐसा नहीं पेरिटोनियम इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन बैठ गया तो, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पता भी नहीं चले, इसलिए इसका मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, इसको देखना। तो इसका साउंड हमेशा देखते रहना चाहिए, डॉक्टर को एडमिट करके पेशेंट को कि बोवेल साउंड है कि नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो रिफर कर देना है सर्जन के पास, या हॉस्पिटल है तो तैयारी करेंगे ऑपरेशन की। द monitor the patient mental, cardiac and pulmonary status, यानी उसको यानी कहता हूँ कि वाइटल को सब चीज को मेंटेन रखना है, कार्डिक आउटपुट, पल्मोनरी स्टेटस सबको देखना है, उसके बाद पूरा मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटर साइंस द इंडिकेट द पेरिटोनिटिस इज द subsiding, include a decrease in the temperature and the pulse rate, softening of the abdomen, return of the peristaltis sound, passing of the flatus and the bowel movement, ये सब पूरा वॉच करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर है वो पैरासीटामोल हम लोग इन्फ्यूजन दे, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाए और पेशेंट को बीपी पल्स टेम्परेचर सब कम हो जाए तो सडन हाइपोवोलेमिक पेशेंट शॉक में चले जाए। तो इसके लिए पूरा वॉच करना, नर्सिंग केयर करना बहुत जरूरी है। इंक्रीज
fluid and the food intake gradually and reduce parenteral fluid as prescribed। जिस तरह से उसको इस तरह से पहले इंक्रीज से डिक्रीज करना है, जो पेशेंट ठीक होते जाए उसको कम्युनिटी फ्लूइड का ओवरलोड भी फ्लूइड करना है जो हार्ट फेल्यूर में चले जाए, तो इसको भी ध्यान देना है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेरिटोनिटिस, जनरल सपरेटिव मेजरमेंट सच एज इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन करना है एंड करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना है। उसके बाद एंटीबायोटिक आर यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनसली बट दे may also be infused direct into the peritoneum, यानी कभी कभी डायरेक्ट इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा तो डायरेक्ट पेरिटोनियम में इन्फ्यूजन डालकर भी हम लोग एंटीबायोटिक दे सकते भी कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक ओरली नहीं देकर सब इंट्रावेनस ही देना है। और चॉइस मेडिसिन में पहले जगह मान लिया एसाइटिस हो गया तो इसमें कॉमन सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एनिमल होता है कोई भी पेरिटोनियम में, तब ग्राम नेगेटिव होता है पस अगर है तो। जनरल से एब्डोमेन में जो भी बैक्टीरिया ज्यादा होता है ग्राम मोर ज्यादातर ग्राम नेगेटिव रहता है, जैसे ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई कॉमन रहता है, तो इसके लिए पूरा देखना है कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव उसके के लिए अगर बिना उसको टेस्ट किए अगर मेंटेन करना है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है जैसे जेंटामाइसिन, कानामेसिन, एमिकासिन, समझे, तो ये चीज ग्राम नेगेटिव स्पेशली है। उससे जनरल में क्विनोलॉन ग्रुप में लिवोफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विन, ओफ्लोक्सासिन, ये सब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा रोल होता है, तो इसको देखना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एमोक्सिक्लोविनिक एसिड, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड, एमोक्सिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए देते हैं तो इसको देखना है। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप जो देते हैं दोनों में कवर करता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इस पे हिसाब से देखना है, इसलिए किडनी का एग्जामिनेशन करना जरूरी है। अगर किडनी का सीकेडी या एकेडी या किडनी पैरेंकाइमल कोई डिजीज है तो हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड रिड्यूस कर देते हैं, नहीं देते, स्टॉप कर देते हैं, जैसे जेंटामाइसिन, कानामेसिन और एमिकासिन को देते हैं, लेकिन लिवोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं या सिप्रोफ्लोक्सासिन हम लोग दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का मैनेजमेंट है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है कि लेप्राटोमी इज नीडेड टू द परफॉर्म एज द फुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द एंड लार्वेज ऑफ द पेरिटोनियम, पूरा एब्डोमेन डिस्टेंशन होकर ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाएगा लेप्राटोमी करना पड़ेगा, उसके सर्जरी पोजीशन पूरा एब्डोमेन को खोलना है, पूरा कोड के इंटेस्टाइन को क्लियर करके उसको निकलना है, आज जितना फ्लूइड है वो भी निकलेगा। तो ये भी देखा जाए कि एसाइटिस हो तो ऑपरेशन भी नहीं करना है, मान लिया मैसिव एसाइटिस है तो ऑपरेशन करोगे तो फ्लूइड प्रोटीन का सडन लॉस हो जाएगा, जिसका वजह से पेशेंट चला जाएगा, हाइपोवोल्मिक शॉक में जाएगा और पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन डेथ कर जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पूरा एसाइटिस है ऑपरेशन पे, सिर्फ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग लेप्राटोमी हम लोग करते हैं और वैसे नहीं करेंगे। अगर जनरली इन्फेक्शन है एंटीबायोटिक रिप्लेसमेंट पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसको कहते हैं, बिना ऑपरेशन को वो मेंटेन करेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। ये प्रोसीजर ये है कि कैसे कैसे प्री ऑपरेटिव केयर में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं और ऑपरेटिव केयर में कैसे मैनेज करते हैं। अभी जैसे होता है कि प्री ऑपरेटिव अभी जब एंटीबायोटिक उसी तरह सिलेक्शन करना है तो प्री ऑपरेटिव केयर में पहले रैश ट्यूब लगाएंगे, नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके एब्डोमेन करेंगे, जितना फ्लूइड वॉश करेंगे तो इससे क्या वोमिटिंग भी कम हो जाएगा और एब्डोमेन प्रेशर डिस्टेंशन भी कम हो जाए, इसलिए रेस्ट ट्यूब देंगे। उसके बाद इंट्रावेनस में नॉर्म आइसोटोनिक सलाइन हाइड्रेट रखने के लिए रिंगल लैक्टेट इज द आइसोटोनिक, और एनेस्थीसिया में आइसोटोनिक का नॉर्मोटोनिक है। उसके बाद अगर जरूरी पड़ता है तो ग्लूकोज की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो हम लोग तब 5% डेक्सट्रोज हम लोग देते हैं और मिला हुआ देखते हैं, जैसे डीएनएस में 5% डेक्सट्रोज है, नॉर्मल सलाइन है, दोनों मिला रहता है तब नॉर्मल सलाइन और डीएनएस इसको देते हैं। उसके बाद फ्लूइड मेंटेन करने के लिए ये करना है। उसके बाद एंटीबायोटिक का भी हम बता ही दिए हैं, उसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन,
एम्पिसिलिन, अभी एम्पिसिलिन नहीं चलता, मोक्सिसिलिन चलता है ज्यादा। पेनिसिलिन ग्रुप का है एम्पिसिलिन। इम्यूनोग्लाइकोसाइड अभी स्पेशल देते हैं, जेंडामेसिन, कानामेसिन और एमिकासिन। तो एंटीबायोटिक का रोल अभी हम बता ही चुके हैं। दूसरे बात एनारोब्स बैक्टीरिया की ये चीज है, एनारोब्स बैक्टीरिया उसमें कॉमन कवर कर ही जाता है, इसलिए इंटेस्टाइन कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें मेट्रोनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, सेट्रोनिडाजोल, समझे। तो ये इसका जरूरी है देना, बिना इसका एनारोब्स बैक्टीरिया का, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया भी कॉमन होता है और एरोबिक दोनों में होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया में मैनेज करने में साथ मेट्रोनिडाजोल देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, कवर कर जाएगा, एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर कर जाएगा मेट्रोनिडाजोल देने। उसके बाद एनाल्जेसिक में डाइक्लोफेनाक को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है किडनी, क्योंकि यूरिन का आउटपुट फ्लो कम होता है, जिसके वजह से हो सकता है पेशेंट सीकेडी में हो, इसलिए डाइक्लोफेनाक अवॉइड है। पैरासीटामोल, ट्रामाडोल उसके देना देंगे। रिड्यूस पेन के लिए देते हैं, एनाफोर्टन दे सकते हैं, स्पास्मोप्रोक्सीवन दे सकते हैं जी। तो ये चीज है। डायसाइक्लेमिन दे सकते हैं इंजेक्शन, ये पेन एब्डोमेन के लिए मेडिसिन है, दे सकते हैं। फोलिज